जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए, क्लास 10th का जो बायोलॉजी चल रहा था, बायोलॉजी का लेक्चर हम लोग देख लिए थे 1। तो किसका? तो सेकेंड चैप्टर का लेक्चर 1 देख लिए हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर का आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप लोग वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जय प्रकर्म वाला जो हिस्सा था, जय प्रकर्म वाला जो चैप्टर था, उसका पूरा हम लोग 7 गो लेक्चर में क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। और इसका जो लेक्चर 2 होने वाला है, ये लेक्चर 2 होने वाला है किसका? तो रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण, ठीक है। समन्वय एवं नियंत्रण का क्या होने वाला है? सेकेंड वीडियो होने वाला है। जिसको फर्स्ट नहीं देखे वो जाकर फर्स्ट देख लें। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे कल छोड़ दिए थे, आप लोग के जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे वहाँ से हम लोग छोड़ दिए थे। तो यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं और यहाँ से समझने वाले हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिए अपने कॉपी में, ठीक है, ताकि आप लोग समय समय पर रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखिए, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में यानी पेड़ पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, आप लोग के बताना है। तो देखिए, पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप हार्मोन के कारण होता है। देखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन और तंत्रिका तंत्र या आदि चीज़ हम लोग के शरीर में पाया जाता है ना। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे शरीर को पूरे कंट्रोल करके रखता है। लेकिन पादप में जो पेड़ पौधा होता है, वो पेड़ पौधा में किसी भी तरह से वहाँ पे मस्तिष्क और सेरिब्रम कहिए यानी मस्तिष्क कहिए, न्यूरॉन कहिए, उसमें किसी भी प्रकार से नहीं विकसित होता है। तो इसमें जितने भी क्रिया होता है वो पादप हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन के कारण यानी पूरे कंट्रोल, जैसे फल आना, फल के पकना, पत्ती समय पर झड़ना, है ना, ये सारा चीज़ कौन कंट्रोल करता है? तो हार्मोन करता है। तो देखिए, हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि पादपों में क्या है? ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, कहता है यहाँ पे कि पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोनों के कारण होता है। अपने कुछ विशिष्ट, यहाँ पे कुछ होगा, अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी विशिष्ट जैसे प्रभाव यहाँ पे जैसे होता है कि समय पर बढ़ता है, वो पादप क्या होता है? बढ़ता है। तो बढ़ने का कार्य भी एक प्रकार के हार्मोन कंट्रोल करता है। उसका मोटापा भी कौन कंट्रोल करता है? तो हार्मोन करता है। फल के आना कौन कंट्रोल करता है? तो हार्मोन करता है। पादपों में प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा की ओर जो है प्रवहित बढ़ेगी। पादपों में जलानुवर्तन और रासायनिक अनुवर्तन इसी प्रकार होता है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मुड़कर जो है अनुक्रिया करता है। और फिर उसके बाद है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रासायनिक का उदाहरण है। रासायनिक ही उदाहरण है। क्या है? रसायनानुवर्तन का ही उदाहरण है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जलानुवर्तन जो उसका जड़ होता है वो जल की ओर क्या होता है? वृद्धि करता है, तो उसको हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार के हार्मोन है। उसी प्रकार से गुरुत्वानुवर्तन बताए हैं पिछले वीडियो में, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। तो नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्रिका तंत्र की क्या आवश्यकता होती है? तब मान के चलिए कि एक जीव है, जीव मतलब कि जंतु, जैसे मनुष्य मान लीजिए, उसमें नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्र की क्या आवश्यकता होती है? तो तंत्रों की क्या आवश्यकता होती है? तो देखिए, अंग तंत्रों के विशिष्ट अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो सभी विभिन्न अंगों है, जैसे अंग तंत्र या विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है बढ़िया से नहीं सुचारू रूप से काम करेगा। तो इसीलिए नियंत्रण स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। बिना नियंत्रण के अंगों का कार्य करने का जो है इस समय एक नहीं होता है। तो देखिए, अगर नियंत्रण अगर के बिना, देखिए, बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा। जैसे आप लोग खा रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? एक भी ढंग हो जाएगा। ये विशिष्ट ढंग से अपने
कार्यों को संपादित नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों या एवं अंग तंत्र समन्वय नियंत्रण उसके विभिन्न कार्य के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए जो है विभिन्न अंगों को समन्वय करने के लिए, समन्वय मतलब नियंत्रण और समन्वय स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं, खाने खाते समय आप लोग चल सकते हैं, है ना। उसके बाद जो आप बोल सकते हैं, बोलने का भी नियंत्रण, ये सारा चीज़ क्या करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट है कि हार्मोन और थायरोक्सिन का क्या महत्व है। हार्मोन जो थायरोक्सिन है, वो थायरोक्सिन का क्या महत्व है, तो आप लोग को कल ही बताए थे, जो कि पिछले वीडियो में बताए थे कि थायरोक्सिन का क्या काम है। हार्मोन थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समन्वय उपापचयी का नियंत्रण करता है। क्या करता है जो हार्मोन थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, किसका, तो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, वसा के समान उपापचयी का नियंत्रण करता है। उपापचयी मतलब कि जैसे यहाँ पे पचाने का कार्य करता है, नियंत्रित करता है, उस पर कार्बोहाइड्रेट पर नियंत्रित करता है, प्रोटीन और वसा पर नियंत्रित करता है। अतः यह शरीर के समान वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो थायरोक्सिन ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या कार्य करता है, वो आप लोग के बता दिए, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो जैसे देखिए, शरीर में समान वृद्धि अगर करना हो, थायरोक्सिन हार्मोन का ही जो है एक देन है। विशेषकर हड्डी, बालों में वृद्धि जो है करता है, इसकी आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन कम हो जाता है। तो आयोडीन की अगर हम लोग कम मात्रा लेंगे तो थायराइड ग्रंथि जो है हमारे शरीर में जो है ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से घेंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। आप लोग कल ही बताए थे। जिसकी गति को बढ़ाने में प्रयास कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और यही जो है क्या करता है, नियंत्रित आयोडीन के अगर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका वृद्धि होगा और यही बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेंघा या गलकंड हो जाता है। ये ठीक है, गलकंड हो जाएगा। और थायरोक्सिन मानसिक व शारीरिक वृद्धि में भी प्रभावित करता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया कि थायराइड ग्रंथि का क्या हार्मोन जो है वो थायराइड क्या महत्व रखता है, आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप लोग को 2 नंबर में जब भी पूछेगा तो 2 अंक का पूछेगा, आप लोग याद करते चलिए, बिल्कुल एक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखे। जो नर में पाया जाता है उसका हार्मोन लिखना है, और मादा में जो हार्मोन पाया जाता है यानी जनन के समय उसको नाम लिखना है और उसका कार्य। तो नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य निम्नलिखित है। तो पहला हम लोग जानेंगे कि नर जनन हार्मोन, और उसके बाद मादा जनन हार्मोन। तो नर जनन हार्मोन किसको कहते हैं, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रोस्टेरोन के क्या कहते हैं, तो मादा जनन हार्मोन कहते हैं प्रोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं नर हार्मोन, है ना। एंड्रोजेन, इसको एंड्रोजेन कहते हैं और इसको एस्ट्रोजेन कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रोजेन किसको कहते हैं, एस्ट्रोजेन किसको कहते हैं, तो एस्ट्रोजेन कहते हैं जो मादा में पाया जाता है, एंड्रोजेन किसको कहते हैं जो नर में पाया जाता है, यानी कहे तो यहाँ पे मनुष्य में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है कि इसका कार्य भी लिखना है। तो सबसे पहले कार्य देखिए, हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। तो कौन सा हार्मोन के निर्माण में, तो जनन हार्मोन के निर्माण में ये सहायक होता है। द्वितीय जनन लक्षणों को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में होने वाले क्रियाओं में सहायक होता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया इसका कार्य क्या है। तो कार्य बिल्कुल तीनों याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पर कहीं नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। रासायनिक समन्वय बोलना है कि जंतुओं में जैसे हम लोग हैं उसमें रासायनिक समन्वय किसके कारण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो नियंत्रण होता है वो किसके कारण होता है, तो तंत्रिका तंत्र के कारण होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के कारण ही होता है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र कहे, मस्तिष्क कहिए, यही के कारण हमारे शरीर का नियंत्रित होता है। हमारे शरीर में अगर ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा तो हमारे जो जितने भी जो क्रियाएं हों वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि अंग तंत्र के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो है ऊपर भी बताएं कि
कि विभिन्न अंगों को क्या करना, समन्वय में स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने के समय एक नहीं होता है, वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों को संपादित नहीं करेगी। इसलिए जीवों में विभिन्न अंगों के एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उसके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग के, तो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको जो है ऊपर ही क्वेश्चन ने बताए हैं, बिल्कुल वही परिभाषा यहाँ पे डिक्टो छापा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है देखिएगा, कहता है जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। यह एक प्रकार के सबसे पहले तो क्या है कि पादप हार्मोन है। ये क्या है, पादप हार्मोन है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं पादप हार्मोन कितने होते हैं, तो कल भी बताए थे पिछले वीडियो में कि 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कमेंट करना है आप लोग कि पाँचों के नाम बताना है। पाँचों के देखते हैं कितने स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे नाम बताते हैं। पाँचों हार्मोन के आप लोग के नाम बताना है, पाँचों हार्मोन के नाम बताना है। कौन कौन 5 हार्मोन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जिबरेलिन्स नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार के क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा ये पौधों में स्तंभ की लंबाई, इसका जो है ऊंचाई में वृद्धि करता है। क्या करता है, ऊंचाइयों में वृद्धि करता है। इसके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। और इसी के कारण से जो है पेड़ पौधा में बड़े आकार के क्या होते हैं, फल होते हैं। कोनों में देखिएगा तो आम कितना दम छोटा होता है, कितना छोटा होता है, और कोनों में देखिएगा तो कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बड़ा आम होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, बड़ा और छोटा होना, तो ये जिबरेलिन्स हार्मोन पर निर्भर करता है। फलों के आकार और फूलों का आकार किस पर निर्भर करता है, तो जिबरेलिन्स, ठीक है। बीज रहित फलों में उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। ऑक्सीजन की तरह ये क्या होता है, सहायक होता है। जो बीज रहित पौधे होते हैं, बीज रहित जैसे आम हो गया है ना, अमरूद हो गया, ये सारा चीज़ जो है बीज रहित पौधों में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तरह जिबरेलिन्स कार्य करता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया कि इसकी उपयोगिता क्या है उपयोगिता आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसको एक बार रीड कर लीजिए और अपने कॉपी में छापते चलिए, समझते चलिए और छापते चलिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो है अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श करता है तो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इसकी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे, एक प्रतिक्रिया क्या है, यहाँ पे परिवर्ती क्रिया बताए थे और एक परावर्ती चाप बताए थे। तो देखिए जब भी कोई ऐसे जैसे कांटा चुभ गया, क्या हो गया, कांटा चुभ गया, या किसी ऐसे जंतुओं को देख लिए जो पहली बार देखे हैं, भयानक वस्तु को देख लिए या जंतु को देख लिए या जल गया, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो हम लोग की क्रिया होती है, जैसा रिएक्शन होता है, उसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे होता है हमारा क्या, जल गया और कहीं पे अगर यहाँ पे हम लोग को अंगुली जल गया, अब एक मैक हम लोग क्या कर लेते हैं, हाथ को तीर लेते हैं। हाथ को तीरते हैं तो यहाँ पे मस्तिष्क नहीं काम करता है, यहाँ पे कौन, तो तंत्रिका तंत्र और पेशीय कोशिकाएं यहाँ पे अलर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को जलने से बच जाता है। और कभी कभी यही हमारा मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता है संवेदना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जल जाता है, बहुत अधिक जल जाता है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति गर्म सतह को अचानक स्पर्श करने के बाद हाथ पीछे खींच लेता है तो इस क्रिया को इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह हमें विभिन्न घटनाओं से बचाता है और ये प्रतिवर्ती क्रिया होना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रतिवर्ती क्रिया अगर नहीं होगा तो पता चलेगा हमारा पूरा शरीर जल गया, अब हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया बहुत ज़्यादा की आवश्यकता है। और इसके जो वेग होता है, इस वेग जिस चाप से जाता है उसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे समझने में किसी भी तरह से दिक्कत ना हुआ होगा। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है
कि साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य की चर्चा करें। साइटोकाइनिन कहते किसको है, इसके चर्चा करना है। तो देखिए साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जिसमें मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है। किसमें, तो पेड़ पौधों में कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है, जिसको साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन इसकी वजह से ही हम पेड़ पौधा जो है वृद्धि करते हैं, फल बीज ये सारा चीज़ क्या करते हैं, उत्पादित। बीज के परिस्थिति को खत्म कर उसके अंकुरन को जो है क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो अंकुरन के अगर बीज कहीं अगर हो गया क्या, तो पक गया फल, और फल पक गया और उसमें से बीज जो निकला और उस बीज को जो है अंकुरित करता है, पुनः से उसको जमाने का कार्य कौन करता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन ही करता है। तो दूसरा कार्य आप लोग देख लिए, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट है तीसरा कि पौधों की पत्तियों की अधिक समय तक हरी तथा ताज़ी बनाए रखते हैं। तो याद रखिएगा यह एक प्रकार के जल्दी क्लोरोफिल के नष्ट भी नहीं होने देता है। क्लोरोफिल की लंबे समय तक क्या कर रहता है, ये इसको ताज़ी बनाए रहता है, ताज़ी और हरी बनल रहता है। और यह जब बहुत अधिक समय हो जाता है तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और फिर वह पत्ती धीरे धीरे झड़ जाता है पतझड़ के समय में। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया कि जो है पत्तियों को हरा भरा रखने का कार्य किसको है, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन का है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा कार्य कि पत्तियों में जीर्णता को रोकता है। जीर्णता यानी सूखने से रोकता है। क्या सूखने से रोकता है और गिरने से रोकता है। तो याद कर लीजिएगा, यही चार को हम लोग क्या किए, कार्य समझे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए कहता है मनुष्य के, यहाँ मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के जो है शरीर में तो बहुत सारा ग्रंथियाँ पाया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। 6 गो है, यानी 6 गो है आप लोग के सामने। तो देखिए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहली और सबसे मेन हमारे शरीर की ग्रंथि जो है वो क्या चीज़ नाम है, तो मास्टर ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तो मास्टर ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि, क्या है, थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तीसरा है पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड जो है ये भी एक प्रकार के हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एंड्रीनल ग्रंथि। एंड्रीनल ग्रंथि यहाँ पे भी याद कर लीजिएगा, जो कि हमारे वृक्कों में पाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों को क्या करने में मदद करता है, उत्सर्जी पदार्थों को उसको बाहर निकालने के लिए, उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट अंगन्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ भी आप लोग को याद कर लेना है, ये भी एक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथियाँ जैसे अंडाणु और अंडाशय और विरेचन, अंडाशय और विरेचन, ये भी एक प्रकार के याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए 6 प्रकार के ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ें। पहला पढ़े पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, दूसरा तीसरा पढ़े पाराथायराइड, चौथा पढ़े एंड्रीनल ग्रंथि, अंगन्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, उसके बाद जनन ग्रंथि जैसे अंडाशय व विरेचन। तो ये 6 बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और याद हो गया होगा, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। कहता है कि जो है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है। तो जैसे कि आप लोग को बताया कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कई किस तरह से आप लोग को उत्तरदायी होता है, यही बताना है। तो देखिए साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कोशिका द्रव्य में विभाजित प्रोत्साहन जो है प्रोन्नत करता है। यह कभी अकेले कार्य नहीं करता है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है। तो कहेगा कि यहाँ पे कि कौन सी जो है हार्मोन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करती है, या जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करने वाला पादप हार्मोन के नाम बताए, तो साइटोकाइनिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। यह पत्तियों को जीर्णता को भी रोकता है। तो जीर्णता को भी बताए हैं, जीर्णता के मतलब आगे ऊपरे बताए हैं ना। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसको जो है आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, साइटोकाइनिन की क्या भूमिका रहती है विभाजन यानी कोशिका विभाजन करने में। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग की कितना प्रश्न बताया, तो प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या किए,
तो यहाँ पे हम लोग 8 गो क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर जो है द एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ये भी जो है 3 लेक्चर में ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 3 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर तक ये जा सकता है। तो ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे कल से पढ़ेंगे कि आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो क्यों दी जाती है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।